हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 2 के साथ। सर एक लेक्चर पहले हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है सर। उसमें हमने क्या जाना था मैं आपको बता दूं। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया है इस वक्त बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री, और इसमें हमने बताया था सर इसमें ना 2 पेपर होने वाले हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। सर ये 2 बुक हैं जो आपको सेमेस्टर 5 में इन दोनों को कवर करना है ना। तो इसका सिलेबस भी हमने कल जाना था। हमने ये जाना था सर जो पहली बुक है जिसका नाम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, इसमें हमारे पास ये 8 यूनिट दे रखी है, ये 8 में पढ़नी। फिर रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स में भी 8 यूनिट दे रखी है, इनको भी हमें कवर करना है। यही तो जाना था सर। इससे पहले एक चीज और जानिए, सेमेस्टर 5 में आपको मिला है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, सेमेस्टर 2 में आपको मिलेगा, सॉरी सेमेस्टर 6 में आपको मिलेगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। तो कहने का मतलब ये है आपको 3rd ईयर में यानी कि सेमेस्टर 5 और 6 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ने को मिलेगी। और सर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो वहां पर बहुत सारे टाइप के नेमिंग, बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस हमको पढ़नी है। और पढ़नी है तो सर उनका ना बेसिक्स हमें जरूरी होता जाना। अगर हमने उनका बेसिक्स नहीं जाना तो कहीं ना कहीं रिएक्शंस में हम फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना, तो उनको समझ में नहीं आता। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आपको जो बेसिक्स की तरह जाननी चाहिए उनको हम पहले जान लेते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को पता भी होंगे इन चीज़ों के बारे में, क्लास 9, 10, 11, 12 में आप पढ़ के आते हो तो वहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है ना। तो वहीं का कुछ ना कुछ बेसिक्स है भाई। आप अगर इसका सिलेबस देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एपॉक्साइड, ऑर्गेनिक हैलाइड्स, इसी तरह से आपको सेमेस्टर 6 में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलने वाले। तो सर इन मॉलिक्यूल्स को ना हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बात वही है सर, क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब तक हमें यही नहीं पता होगा तो हम उनके बारे में ना कुछ जान नहीं सकते ज्यादा। तो सबसे पहले भाई ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए हमें स्टार्ट करना है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए स्टार्ट करने से पहले, या एल्केन और जो साइक्लो एल्केन है इसको स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा बेसिक्स जान लेता है। बेसिक्स क्या जानना है सर? बेसिक्स जानना है हमको। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो भाई हमको पता होना चाहिए सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं पता होंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा क्या है सर? हम कैसे पहचानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? मैं आपको कोई हिस्ट्री नहीं बताने वाला, कोई ऐसी थ्योरी नहीं बताने वाला जो पहले सही हो बाद में गलत होगी। मैं आपको डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं, मतलब कहने वाला हूं जो एक्चुअल है वही हम जानने वाले हैं, क्योंकि हम बेसिक्स जान रहे सारी चीजों को नहीं, है ना। तो चलिए भी अगर हम बात करें सर क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जरा ये बताओ। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केवल 2 ही होते। क्या होते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। बस सर इतनी सी डेफिनेशन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म। इतनी सी डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म। आपसे कहा जाता है सर क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमने 2 ही नाम लिए हैं। और वो 2 नाम कौन कौन से भाई? हमने पहला नाम लिया है सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन होते हैं और उसके डेरिवेटिव होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ और नहीं होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ और नहीं होता है। मतलब हमारे पास 2 ही चीजों को हम पढ़ते हैं, इन 2 चीजों को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनके अलावा दुनिया की कोई चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं है। यही दोनों चीजों से मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड में। आप कहेंगे सर ये 2 चीजें ऑर्गेनिक की इतनी मोटी मोटी बुक्स बना देते हैं क्या? बिल्कुल, यही 2 चीजों से मिलकर। अब बात आती है सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, किसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाला है। तो जरा इधर बात कर लीजिए। हम कहें सर क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन, जरा इसके बारे में बता सकते हो? बिल्कुल बताएंगे भाई। हाइड्रोकार्बन के नाम से पता चल रहा है इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, एक हाइड्रो और दूसरा क्या हो रहा है? कार्बन। मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा सुन लो पहले तो। अभी हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए को स्टार्ट करने से पहले उसके बेसिक्स के बारे में जान लें, और ये बेसिक्स बहुत जरूरी है। अगर आप पहले से पढ़ के इस चीज को आए हो
तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं तो आगे पेपर पढ़ने में आपको ना बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए साथ के साथ जैसे मैं कराऊं और जितना कराऊं उतना सफिशिएंट है, मैं आपको बता दूं। आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन करो, कहीं भी जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जितना बेसिक्स मैं करा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनना है बस। भाई हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं ना, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई सबको बहुत सारे लोग, भाई इसका फॉर्मूला तो पता होगा ना, मिथेन का फॉर्मूला सबको पता होता है CH4 होता है, एथेन का फॉर्मूला सबको पता होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 होता है, पता है ना। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। भाई बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं। और अगर आप इनमें देखो तो भाई हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा और कुछ है ही नहीं। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है, तो सर इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। सर व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? हम कहेंगे सर ऐसे कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। सर ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ये बता दिए सर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव का क्या मतलब है? अब डेरिवेटिव जो बोल रहे हो, डेरिवेटिव का क्या मतलब? डेरिवेटिव का मतलब होता है हिंदी में जिसको हम व्युत्पन्न बोलते हैं। व्युत्पन्न मतलब किसी से उत्पन्न, डेरिवेटिव मतलब किसी से ड्राइव हुआ है। किससे ड्राइव हुआ है सर? हाइड्रोकार्बन से। फॉर एग्जांपल मेरे पास है हाइड्रोकार्बन CH4 है, बिल्कुल है। अगर मैं यहां से इसका हाइड्रोजन हटा दूं और इस हाइड्रोजन की जगह मान लीजिए कोई मैंने हैलोजन लगा दिया, Cl लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl बन जाएगा। बिल्कुल सर, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा अगर उसमें कोई थर्ड एलिमेंट मिला दिया जाता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो सर उस कंपाउंड को ना हम हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एसिड हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एनहाइड्राइड है, एमीन है, एमाइड है। ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप आप पढ़ के आते हो, सारे के सारे जो कंपाउंड्स आप पढ़ के आते हो, ये सब आपके इनके डेरिवेटिव की फैमिली में रखे जाते हैं। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो हमने सीधा सीधा जाना हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन से जो मिलकर बनते हैं उन्हें हम उनके डेरिवेटिव्स कहते हैं। और इन्हीं दोनों की स्टडी की जाती है पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप क्लियर है। सर पहले ना हम एक काम करते हैं, हमें हाइड्रोकार्बन के बारे में जानना है, तो सर पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में कुछ चीजें हमें बता दीजिए कि हाइड्रोकार्बन को हम किस तरह से पहचानें। देखिए भैया, अब मैं हाइड्रोकार्बन का एक चार्ट है, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं आपको चार्ट लेके आऊँ और इससे समझाने की कोशिश करूँ। देखिए भैया, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है? अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हमने सीधा सीधा जाना सर जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और वो दो कैटेगरी कौन सी हैं? तो पहली तो होता है भाई साहब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरी हमारे पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सर जिसमें हमारे कंपाउंड साइकिल बनाते हैं ना, एक रिंग बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरह से बना दी, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह से हमने एक रिंग बना दी है ना, कुछ इस तरह से हमने रिंग बना दी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? ये है साइकिल, मतलब जो बंद है, क्लोज्ड है, उनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे। लेकिन जो रिंग में नहीं होते, जो साइकिल नहीं बनाते, उनको हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर एलिफेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एलिफेटिक। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये दिख रहा होगा, ये लिखा है हमारा एलिफेटिक, ठीक है ना। तो याद रखना हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एलिफेटिक पर जो सीधे सीधे चेन में है, कोई रिंग वगैरह नहीं बना रहे है ना, कोई चक्रीय संरचना नहीं बना रहे, उन्हें हम एलिफेटिक कहेंगे। और जिसने साइकिल बना ली दैट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये तो सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सर थोड़ा सा आते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक ना दो टाइप के होते हैं। एलिफेटिक भी कितने टाइप के होते हैं? दो। पहले होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड। सर ये क्या चीज है? सैचुरेटेड का क्या मतलब है? अनसैचुरेटेड का क्या मतलब है? सर जहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाए, जहां पर कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है।
यहां पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे उनको? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और सर जहां पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है एल्केन। एल्केन और साइक्लो एल्केन जो पढ़ने ना, हमें इसी के अंदर पढ़ना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारा पास एल्केन है। जो हमारी पहली यूनिट है ना, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन, तो वो कौन से हाइड्रोकार्बन है? वो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर अनसैचुरेटेड में किसको पढ़ना है? अनसैचुरेटेड में आपको पढ़ना है ये दो टाइप के हो गए। कौन कौन से? एक एल्कीन और दूसरे एल्काइन। हमने कहा सर या तो डबल होगा या ट्रिपल। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसको एल्कीन कहेंगे, कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको एल्काइन कहते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। फिर से सुन लीजिए भाई, हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एलिफेटिक और साइक्लिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हो गए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड आ रहा कार्बन कार्बन के बीच तो सैचुरेटेड, जो एल्केन के अंदर है। अगर डबल या ट्रिपल आ रहा तो अनसैचुरेटेड। डबल में एल्कीन और ट्रिपल में एल्काइन। सर पहली तीन यूनिट है ना, वो यही है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। पहले ये तीन यूनिट है अपनी, वो यही है। क्या है? एल्केन एल्कीन एल्काइन। ये हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें। चलिए सर दूसरे हमारे पास आता है कौन से? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास साइकिल बन जाती है ना, रिंग जो बनाते हैं, चक्रीय संरचना जो बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और सर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये कितने टाइप के होते हैं? अगर हम इनका बंटवारा करने की कोशिश करें तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आपके दो टाइप के हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब ये एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है भाई? एरोमेटिक ना एक विशेष प्रकार की कंडीशन होती है। अगर आपने बीएससी फर्स्ट सेम पढ़ा है और हमारे चैनल से पढ़ा तो आपको पता होगा एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है, नॉन एरोमेटिक कौन है। अगर नहीं भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एरोमेटिसिटी और एरीज का पूरी की पूरी यूनिट हमारी इस सेमेस्टर में दे रखे हैं, वापस से पढ़ने वाले चाहिए। तो एरोमेटिक हमारे पास एक विशेष स्थिति है जो हकल्स रूल को फॉलो करता है, प्लेनर होता है, साइक्लिक होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे भी जाने। अगर ऐसा है तो एरोमेटिक है, और अगर ऐसा नहीं है तो बाकी सबको हम एलिसाइक्लिक के अंदर डालें। वो आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। और जो एरोमेटिक है, अगर उनमें बेंजीन रिंग है तो उनको बेंजीनॉइड बोलेंगे, और बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी एरोमेटिक है तो उन्हें हम नॉन बेंजीनॉइड सिस्टम कहा जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये है हमारे हाइड्रोकार्बन का एक हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए सर हम एक काम करते हैं, अपने जिस काम के लिए आए थे उस काम को स्टार्ट करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए को स्टार्ट करते हैं। और ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए में यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ एल्केन एंड साइक्लो एल्केन। और आपको पता है सर इस यूनिट में हमारे पास दो टॉपिक हैं, पहले का नाम है एल्केन और दूसरे का नाम है साइक्लो एल्केन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एल्केन के बारे में, पर एल्केन को पढ़ने के बाद हम फिर जाएंगे साइक्लो एल्केन पर। दोनों को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हमारा है एल्केन। चलिए सर एल्केन के बारे में थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं, क्या होते हैं एल्केन उसके बारे में बताएं। चलिए सर एल्केन के बारे में बताते हैं क्या होते हैं। जितने भी पॉइंट है ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं भाई। किसी की यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, कहीं थियोरटिकल क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसके बेस पर हम जानने वाले हैं, जो कि थियोरटिकल वाले भी कर सके और ऑब्जेक्टिव वाले भी कर सके। तो पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले एकदम क्लियरली। भाई एल्केन क्या होता है, तो हम सीधा सीधा हमने एक चीज जाना सर, एल्केन जो होता है ना वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। सर एल्केन हमारे पास अच्छा हाइड्रोकार्बन भी कौन से है? हाइड्रोकार्बन भी कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एल्केन हमारे जो होता है वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बने होते हैं।
और सैचुरेटेड का क्या मतलब है, इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है भाई, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया था, सिंगल बॉन्ड पाया। इतनी बात याद रखेंगे, बिल्कुल याद। सर इसके अलावा हमने ना फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में और हर जगह बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बात करें सर, एल्केन के हर एक कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन at each carbon atom of alkene। एल्केन के हर एक कार्बन एटम पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब बताया था भाई, हमने पहले भी बताया सर, जहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, उसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाती है भाई, उसकी ज्योमेट्री हो जाती है हमारे पास टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो जाती है। आई होप क्लियर है इस चीजों के बारे में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये किस पॉइंट की बात करें, यूनिट पॉइंट्स की बात करें। जैसे कि हमारे पास अगर किसी कंपटीशन में भी आप जाते हो तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कैसे मिल जाते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए स्टेटमेंट वाइज मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाए उस बेस पर करें। तो हमने जाना भाई एल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होता है, और हर एक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सर हर एक कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन होता है जिसकी ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल हो जाती है। आई होप क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर, क्या बात करते हैं, अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते चले जाते हैं। सर एल्कीन का भी एक फॉर्मूला होता है, एल्केन का भी फॉर्मूला होता है, एल्काइन का भी फॉर्मूला होता है, सबको पता है। अगर हम बात करें सर एल्केन की, आपने ये तो बता दिया कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, तो आपको यहां पर बात कर लेते हैं। अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने में 2 ऐड कर दो, सर इतने ना उसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। जितने कार्बन उसके दुगने में 2 ऐड कर दो, यानी CnH2n+2। इट्स ए जनरल फॉर्मूला, इट्स ए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ये क्या है हमारे पास, इट्स ए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ये हमारे पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अभी मैं आपको बताऊंगा, जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ये पॉइंट्स देख देख के उनके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। बात आती है सर थ्योरेटिकल में हम कैसे लिखें, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे लिखना है उनको ना, अभी समझ लेंगे हम उसको। पहले जो चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले उनको समझ लीजिए। तो भाई एल्केन का जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है, जहां पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है, कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। पर इसके अलावा सर एल्केन इट्स नॉट ए कंपाउंड, एल्केन हमारे कंपाउंड नहीं होता, ये हमारी एक सीरीज होती है भाई। एल्केन हमारी पूरी की पूरी क्या होती है, सीरीज होती है, और इस सीरीज को कहा जाता है इट्स ए होमोलॉगस सीरीज। ये हमारे पास क्या होती है, होमोलॉगस सीरीज होती है। ये हमारे पास एक होमोलॉगस सीरीज होती है। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है सर, ये होती है CH2, डिफरेंस इन CH2 ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। तो फिर एक काम करते हैं, इसको होमोलॉगस सीरीज को इस तरह समझते हैं, इधर समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए होमोलॉगस सीरीज का मतलब, अभी हमने जाना सर, हम एल्केन की बात कर रहे थे बिल्कुल, और एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला हमने जाना CnH2n+2 होता है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए n की वैल्यू 1 कर सकता हूँ, बिल्कुल, n की वैल्यू सर 2 भी कर सकता हूँ, बिल्कुल, n की वैल्यू 3 कर सकता हूँ, n की वैल्यू 4 कर सकता हूँ, n की वैल्यू 5, कुछ भी कर सकता हूँ ना, बिल्कुल। अगर मैं n की वैल्यू 1 करूँ, n की वैल्यू कितनी कर दूँ, 1, यहाँ पर रखो, तो C1 हो जाएगा, बिल्कुल। H कितने हो जाएंगे, 2 1 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि कंपाउंड बन जाएगा CH4।
जितने कार्बन है उसके दुगने में 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। सर 1 का दुगना 2 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, तो CH4 आ। C2 रखना है, 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा। मतलब अगर आप देखो जितने कार्बन है उसके दुगने में 2 जोड़ दीजिए। कार्बन है सर 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 3 का दुगना कितना, 6 + 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर कितना 4, 4 2 8 + 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर है 5, 5 2 10 + 2 12 हो जाएगा। सर इस तरह से आप आगे की साइड बढ़ते चले जाएंगे और हमारी पूरी की पूरी एल्केन की सीरीज बनते हुए चली जाए। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। अब सर यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, इनमें अंतर क्या है। पहला एल्केन मॉलिक्यूल ये सबसे छोटा जिसका CH4 नाम है, उससे बड़ा C2H6, फिर C3H8, C4H10, इस तरह से बढ़ते चले। अगर आप यहां से यहां पर जाते हो, इन दोनों में कार्बन का डिफरेंस कितना है 1, हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है 2, मतलब CH2 का अंतर है। बिल्कुल सही बात। सर आप यहां से यहां जाते हो तो क्या अंतर है भाई, कार्बन का अंतर 1, हाइड्रोजन का अंतर 2, सर यहां पर भी CH2 का अंतर है। यहां से आप यहां जाते हो तब भी आपको CH2 का अंतर मिलेगा, यहां से आप यहां जाते हो तब भी आपको CH2 का अंतर मिलेगा ना। चलिए कोई नहीं, फिर से करता है। यहाँ पर क्या था हमारे पास C4H10 है ना, और यहाँ पर क्या था हमारे पास C5H12। यहाँ हमने लिखा था N = 5, और हमने क्या कहा भाई, हमने कहा यहां से जब यहां गए तो यहाँ पर कितने का अंतर मिला आपको, CH2 का अंतर मिला। अब यहां से यहां जाएंगे तब भी आपको CH2 का अंतर ही मिलेगा। कहने का मतलब है एल्केन सीरीज में जब भी आप जाओगे तो हर एक अगले कंपाउंड के बीच में जब आप डिफरेंस देखोगे तो अंतर कितने का आएगा, CH2 का अंतर होता है। सर ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का अंतर होता है उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो जो एल्केन है ये भी हमारा एक होमोलोगस सीरीज ही होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप एल्केन के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। और जैसे थ्योरेटिकल होता है, अगर हमें थ्योरी लिखनी होती है तो सर हम कैसे लिखेंगे, हम सीधा सीधा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, एल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। हर एक कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाता है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 कुछ भी हो सकती है। पर एल्केन जो होते हैं वो हमारे एक होमोलोगस सीरीज दिखाते हैं, यानी कि हर एक आने वाले कंपाउंड्स के बीच CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। आई होप आपको इन चीजों के बारे में समझ में आ रहा हो। आप थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर सकते हो और आप कैसे, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा एक पॉइंट और समझ लीजिए, एक पॉइंट और समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी मैं यहीं लिख देता हूं। सर एल्केन जो होता है ना बहुत कम रिएक्टिव होता है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो जो इनर्ट होते हैं, जो रिएक्शन कम करते हैं, उन उसकी वजह से एल्केन को एक नाम दिया गया है, एल्केन को एक नाम दिया गया है और वो नाम है पैराफिन्स। पैराफिन्स, तो इनको हम पैराफिन्स भी कहा जाता है ड्यू टू लेस रिएक्टिव, ड्यू टू वेरी लेस रिएक्टिविटी। बहुत कम रिएक्टिविटी होने की वजह से इनको यानी कि एल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं।